ओ वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग और गुड या फिर गुड आफ्टरनून जिस टाइम पे आप ये वीडियो देख रहे हैं। टू ऑल दी 11th स्टैंडर्ड कॉमर्स के बच्चे जो ये वीडियो देखने वाले हैं, ये एकदम सुपर डुपर यहाँ पे रिवीजन बैच में लेकर आया हूँ। आपको ऐसे रिवीजन वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। एवरी वीक आपको कहीं ना कहीं नए नए रिवीजन वीडियोस मिलेंगे 11th स्टैंडर्ड के अकाउंटेंसी बच्चे को। तो यहाँ पे मैं शुरू करने वाला हूँ आज का रिवीजन ऑफ द फर्स्ट चैप्टर जो कि रिलेटेड है रिगार्डिंग द इवोल्यूशन ऑफ, यहाँ पे क्या है, इवोल्यूशन ऑफ अकाउंटेंसी एंड यहाँ पे कुछ अकाउंटिंग टर्म्स जो कि यहाँ पे हम रिवीजन करने वाले हैं। आप बिल्कुल पूरा एंड तक वीडियो देख लीजिए। अगर आपको कहीं ना कहीं जो भी डाउट्स है, जो भी आपको कमेंट करना चाहते हैं रिलेटेड टू द वीडियोस या फिर कुछ फीडबैक भी देना चाहते हो रिलेटेड टू दिस वीडियो, आप बिल्कुल यहाँ पे दे सकते हैं। आई एम देयर, मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे हेल्प कर लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। चलो तो हम यहाँ पे शुरू करते हैं। तो हम यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 जो रिगार्डिंग इवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग एंड बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स है, जो उसके बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। आर यू रेडी? चलो मज़ा आ जाएगा, आप बोलोगे। और ये मज़ा मैं हर एक हिंदुस्तान बच्चे को यहाँ पे देना चाहता हूँ, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ पे पहले चैप्टर का नाम लिख लूँगा। यहाँ पे क्या लिखा है? एवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग, यहाँ पे एवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग एंड यहाँ पे बेसिक अकाउंटिंग टर्म, ठीक है। तो यहाँ पे बिफोर स्टार्टिंग दिस रिगार्डिंग दिस चैप्टर, मैं पहले यहाँ पे आपको एक बार मैं गो थ्रू करवा लेता हूँ आपका। देखिए यहाँ पे आपका जो 11th स्टैंडर्ड का आईसीएसई का जो सिलेबस है अकाउंट्स में, देखिए यहाँ पे 20 मार्क्स का यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट का काम रहेगा, जो कि आपका स्कूल वाले जो भी असाइन करेंगे। तो यहाँ पे आपको 80 मार्क्स, बेसिकली आपको 3 आवर्स मिलेगा 80 मार्क्स के लिए। और जहाँ पे जो आपका जो पार्ट 1 है, पार्ट 1 यहाँ पे आपको कंपलसरी रहेगा। 20 मार्क्स स्मॉल स्मॉल क्वेश्चंस रहेंगे, वो आपको यहाँ पे आंसर करना पड़ेगा। बट अगर आप पार्ट 2 के बारे में बात करोगे, पार्ट 2 में आपको 8 क्वेश्चंस मिलेंगे, बट आपको फिर आंसर करना है 5। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे मतलब 3 आपकी मर्जी, आपको छोड़ना है तो आप छोड़ सकते हो, आपको अटेम्प्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 8 क्वेश्चन से 8 क्वेश्चंस में आपको केवल 5 ही आंसर करना है, केवल 5 ही आंसर करना है। पर ये जो एक एक क्वेश्चन से वो कहीं ना कहीं 12 मार्क रहेंगे, 12 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रख के आपको यहाँ पे अटेम्प्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पार्ट 1 में आपको कोई ऑप्शन नहीं है, आपको आंसर करना ही पड़ेगा। पर अगर पार्ट 2 में आपको यहाँ पे अगर कौन से भी 3 क्वेश्चन आपको लगता है कि डिफिकल्टी लगता है, आप यहाँ पे आंसर नहीं कर पाते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे आप बिल्कुल 3 क्वेश्चन आप ऐसे चूज कर सकते हो कि अगर आपको ये क्वेश्चन का आंसर पता नहीं है तो आप वो स्किप कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यहाँ में बहुत क्लियर है कि यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चंस पार्ट बी में आपको आंसर करना पड़ेगा। तो 12 इंटू 5 60 मार्क्स यहाँ पे आपको कवर हो जाएगा, 20 मार्क्स पार्ट 1 में। तो बेसिकली आपको 3 घंटे में आपको बस 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ पे आंसर करना पड़ेगा, ठीक है। चलो चलो अभी हम चैप्टर 1 के बारे में जो पूरा जो कॉन्सेप्ट है रिगार्डिंग दी चैप्टर 1 मैं पूरा का पूरा यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। आपको कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है। जो पूरा कॉन्सेप्ट है, जो क्वेश्चन आंसर्स है, मैं एक अलग से सीरीज में यहाँ पे लेकर आ जाऊंगा रिगार्डिंग द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ ऑल दी चैप्टर्स। बट अगर मैं यहाँ पे 2 डिवीजन में वीडियो बनाने वाले हो, एक होगा पूरा रिविजन वीडियोस, कॉन्सेप्ट का पूरा रिविजन वीडियोस, दूसरा होगा पूरा क्वेश्चन का रिविजन वीडियोस। तो यहाँ पे पहले मैं कॉन्सेप्ट पूरा डिस्कस कर लूंगा सारे के सारे चैप्टर्स का, उसके बाद मैं पूरा एक क्वेश्चन सीरीज या फिर साइड टू साइड, जैसे ही मेरा कॉन्सेप्ट का वीडियो यहाँ पे एक मेरा रिकॉर्डिंग खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं
यही चैप्टर का क्वेश्चन आंसर मैं यहाँ पे स्टार्ट कर लूँगा। ठीक है, मेरे हिसाब से ये एक स्मॉल ब्रीफ इंट्रोडक्शन है और मेरा नाम है प्रीत। आपको यहाँ पे कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो सर, यहाँ पे अगर मैं अकाउंटिंग के बारे में बात करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं प्रैक्टिकली अकाउंट बहुत ही जो अकाउंट्स होता है प्रैक्टिकली उतना ही इम्पोर्टेंट जितना यहाँ पे आपके सिलेबस में दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप अगर आपको लगता है कि ये बस बुकिश या बुक लेवल पे ही है, आप बिल्कुल गलत हो, क्योंकि प्रैक्टिकल में जो आपका जो अकाउंट्स में जो सिलेबस है वो प्रैक्टिकली इतना ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं शुरू करता हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फर्दर मैं यहाँ पे शुरू करता हूँ। ठीक है, तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेगा ये पूरा का पूरा रिवीजन वीडियोस। आपको अगर आपको कुछ भी फीडबैक रहे तो आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आप बिल्कुल मेंशन कर सकते हो, सर हमको ये मतलब हमको जो भी आपको डिफिकल्टीज है, जो भी अगर आपको अच्छा भी लगे तो वो भी आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हो। इसमें कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है, चलो यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर मैं स्टेजेस या फिर मैं यहाँ पे फेजेस बोल सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट क्या लिखा हो, स्टेजेस या फिर फेजेस। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम किसके बारे में, ऑब्वियसली अगर मैं इवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग के बारे में बात करता हूँ तो जो अगर हम स्टार्टिंग फर्स्ट पॉइंट बोलोगे जो हल्का सा झलक है रिगार्डिंग दी अकाउंटेंसी, वो आपको कौन से कंट्री में मिला होगा आप गेस कीजिए, क्योंकि ये रिवीजन वीडियो है ना ही ये एक पूरा ये है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत इंटरैक्टिव में भी यहाँ पे अज्यूम कर सकते हो, हालांकि ये एक रिकॉर्डेड है तो इतना इंटरैक्टिव नहीं हो सकता है, बट यहाँ पे हल्का सा मैं आपको यहाँ पे हेल्प कर सकता हूँ। आई एम हियर टू हेल्प, मैं पूरा पूरा गाइड कर दूंगा, पर आपको एकदम मजा आ जाएगा। अगर आपने मतलब यहाँ पे अगर बसो हो गए, आपने यहाँ पे रिवीजन आपने किया ही नहीं है चैप्टर, तो भी ये आप चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा। जो फर्स्ट टाइमर है, अगर इन लोगों को आप पहली बार देखने वाले ये वीडियो, तो हो सकता है कि आपको समझ में भी ना आए, बट ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ सकता। ये वीडियो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, बिल्कुल 100%, ये मेरी गारंटी है, आपको ये समझ में आ जाएगा 100%। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। जो अभी हो गया, ठीक है, चलो अभी हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहले मैं सीड स्टेज के बारे में बात करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सीड स्टेज में सर, यहाँ पे जो सीड स्टेज है जो हल्का सा झलक है रिगार्डिंग द अकाउंटेंसी, ये आपको यहाँ पे, ओ सॉरी, अगर मैं यहाँ पे कंट्री का नाम लिख लूँ तो यहाँ पे आपको यहाँ पे इजिप्ट, जो इजिप्ट कंट्री है, यहाँ पे जो फर्स्ट यहाँ पे आपको मिलेगा रिगार्डिंग दी जो हल्का सा झलक जो हम सी स्टेज बोलते हैं। सर ये कब हुआ है, टाइम बताइए, टाइम। ठीक है, अगर मैं अदर इन्फॉर्मेशन, तो ये जो टाइम के बारे में आप बोलना चाहते, ये 4000 BC, मतलब कहीं ना कहीं आप 6000 साल पहले की बात कर रहे हो। हाँ, 6000 साल पहले की बात है। जो हल्का सा झलक है रिगार्डिंग द अकाउंटेंसी, ये इजिप्ट में मिला है। 4000 BC में आपको ये हल्का सा झलक मिला है, वो भी इजिप्ट में। ठीक है सर, ये अकाउंटिंग मतलब किस क्या अकाउंटिंग करते होगे, मतलब वो टाइम मतलब क्या ही अकाउंटिंग करते थे वो टाइम, क्या है इजिप्ट में है ना, बहुत सारे गोल्ड थे, बहुत सारे ट्रेजरीज थे। तो यहाँ पे जो वर्कर्स होते हैं, जो वेज लोग होते हैं, जो वेज कमाते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, जो माइनिंग करते हैं, जो माइनर्स होते हैं, उनका जो पैसा मिलता है ना, पैसा, हाँ जो पैसा मिलता है ना उसका, जो वो लोग रिकॉर्डिंग करते थे। ठीक है, वो लोग रिकॉर्डिंग कैसे करते थे, तो वहां पे एक क्ले टैबलेट होता है, क्ले टैबलेट, वहां पे वो लोग एक क्ले टैबलेट में वो लोग रिकॉर्ड करते थे, जो ये वेजर का नाम है, इतना इतना वेज दिया है, तो ये लोग वो अकाउंटिंग करते थे। एज यू नो कि अगर देख माइन है, तो ऑब्वियसली जो वैल्यूबल आइटम होता है, जैसे कि गोल्ड होता है, जैसे कि अदर जो भी डायमंड है, जो भी वैल्यूबल आइटम होते हैं, उन जो भी प्राप्त करते हैं ये लोग वाइल माइनिंग, तो उनका भी रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा ना कहीं ना कहीं। ठीक है, तो यहाँ पे पर्पस क्या है, तो यहाँ पे मैंने पर्पस, एक तो यहाँ पे वेज पेमेंट को ट्रैक करने के लिए, और एक
दूसरा चीज क्या है, ओ सॉरी, दूसरा चीज क्या है, ट्रेजरीज। ट्रेजरीज को ट्रैक करने के लिए, सर यहाँ पे ट्रेजरीज को क्या ट्रैक करते हैं, मतलब यहाँ पे ट्रेजरीज को क्या ट्रैक करते हैं, यहाँ पे ट्रेजरीज है रिगार्डिंग दी जो आपके गोल्ड है एंड अदर वैल्यूएबल आइटम्स, जो अदर वैल्यूएबल आइटम्स है उनको यहाँ पे ट्रैक करने के लिए। ठीक है सर, यहाँ पे अगर आपने यहाँ पे बताया है कि जो वेज का जो पेमेंट है वे लोग यहाँ पे कौन से, मतलब यहाँ पे क्ले टैबलेट में रिकॉर्ड करते थे, पर ये ट्रेजरीज वो लोग यहाँ पे ये इधर, मतलब व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग सच ट्रेजरीज, ये उनका एक बहुत ही एक यूनिक प्रोसेस, एक डिफाइंड प्रोसेस है। आपको यहाँ पे मैं ड्रॉ करके पता होगा तो आपको बहुत ही ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ना 3 लोग को ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए, ये एक बंदा, ये दूसरा बंदा और ये तीसरा बंदा, 3 बंदे मैंने ड्रॉ किया। हाँ, 3 बंदे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया। ठीक है, तो जो पहला बंदा है ना वो क्या है, इंचार्ज रहेगा, इंचार्ज ऑफ ट्रेजरीज। ठीक है, तो यहाँ पे होगा इंचार्ज ऑफ ट्रेजरीज। दूसरा बंदा क्या है, दूसरा बंदा है सुपीरियर, हम क्या बोलते हैं, सुपीरियर। ठीक है सर, या फिर उनके टर्म्स में क्या बोलते हैं, वजीर्स बोलते हैं, वजीर्स। तो यहाँ पे एक बंदा है जो कि इंचार्ज ऑफ सुपीरियर है, इंचार्ज ऑफ ट्रेजरीज है। दूसरा बंदा क्या है, सुपीरियर है। सुपीरियर उन लोगों के भाषा में क्या बोलते हैं, वजीर्स बोलते हैं। तीसरा बंदा होता है किंग, होता है किंग। भाई ये भाई साहब किंग है, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत, सॉरी मेरा हैंड राइटिंग थोड़ा खराब है, मैं ट्राई करूँगा इम्प्रूव करने के लिए। अगर मैं इम्प्रूव करूँगा, ये मेरा वादा है, मैं इम्प्रूव करूँगा, पर थोड़ा हैंड राइटिंग मेरे को भी लगता है कि यहाँ पे मेरे को इम्प्रूव करना पड़ेगा। बट यहाँ पे ड्राइंग भी मैं इम्प्रूव करूँगा, ओवर पीरियड ऑफ 100% ये इम्प्रूव हो जाएगा। आपको यहाँ पे ट्रेनिंग, पर अगर सोच कुछ से समझ में नहीं आया तो मैं फिर से रिकॉर्ड करके फिर से मैं डाल दूंगा यूट्यूब में। आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको यहाँ पे हैंड राइटिंग का कोई थोड़ा बहुत इशू लगता है, चलो मेरे को ये जो टर्म है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मेरे को फिर से वीडियो में आप कमेंट कर लीजिए। अगर मेरे को लगता है कि बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम है कि हैंड राइटिंग का थोड़ा बहुत इशू है, तो आप मेरे को कमेंट कर लीजिए, मैं एक फ्रेश वीडियो बना दूंगा और एक इसका 100% इससे ज़्यादा बेटर हैंड राइटिंग आपको मिल जाएगा। आप बस कमेंट कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, इंचार्ज ऑफ ट्रेजरीज है, सुपीरियर है, किंग है। तो यहाँ पे इंचार्ज ऑफ ट्रेजरीज क्या करता है, सर यहाँ पे इंचार्ज ऑफ ट्रेजरीज है ना, ये लोग यहाँ पे एक डेली रिपोर्ट प्रोवाइड करते हैं या फिर डेली रिपोर्ट यहाँ पे बनाते हैं। हो तो जो बंदा है, जो फर्स्ट बंदा है वो क्या है, डेली रिपोर्ट बनाता है। ये डेली रिपोर्ट को वो क्या करेगा, ये डेली रिपोर्ट का मतलब, ठीक है वो प्रोवाइड, मतलब यहाँ पे देख रहा है कि इतना गोल्ड है, इतना बार गया है, इतना आया है, मतलब एक रिपोर्ट बनाता होगा। ठीक है, डेली वाइज पे एक एक रिपोर्ट बनाता होगा। ये जो डेली रिपोर्ट है वो यहाँ पे वजीर या फिर सुपीरियर को प्रोवाइड करता है। ये जो डेली रिपोर्ट यूज करके ये जो वजीर और सुपीरियर यहाँ पे वो क्या करता है, प्रिपेयर करता है मंथली रिपोर्ट। जैसे यहाँ पे डेली रिपोर्ट वो बना रहा है ना, वैसे ये वो मंथली रिपोर्ट बनाता है ये वजीर और सुपीरियर। अच्छा सर, समझ में आ गया है। तो मतलब वो जूनियर्स का काम यूज करके अपना काम कर रहा है, ये ऐसा ही होता है भाई। ठीक है, तो डेली रिपोर्ट, मंथली रिपोर्ट। ठीक है, तो ये मंथली रिपोर्ट करके यहाँ पे किसको प्रोवाइड करता है, वो किंग को प्रोवाइड करता है बॉस, एक किंग को प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे डेली रिपोर्ट से मंथली रिपोर्ट फिर किंग को देता है। फिर अगर किंग को जो भी डिसीजन लेना है वो किंग ले लेगा, आपको यहाँ पे वो अपना मुद्दा नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे प्रोसेस चलता था इजिप्ट में। तो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे हम समराइज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं समराइज कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सीड स्टेजेस के बारे में बात कर रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ पे क्या बोला है, मैंने यहाँ पे बोला इजिप्ट के बारे में। जो कंट्री, फर्स्ट कंट्री हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो इजिप्ट के बारे में बात कर रहे हैं।
ठीक है, फिर यहाँ पे हम कौन से टाइम, टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा बहुत हिस्ट्री जैसा लगेगा आपको, बट ये बस ये आई थिंक ये एक ही चैप्टर है जो कि आपको थोड़ा बहुत हिस्ट्री के बारे में बताएगा, क्योंकि ये इवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग के बारे में, मतलब कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे हिस्ट्री जैसा फील आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको हिस्ट्री पसंद नहीं है तो बस इतना ही पार्ट है, मतलब यहाँ पे हार्डली 2 पेजेस इतने ही है जितना हिस्ट्री रिलेटेड है, तो आपको इतना तो बेयर करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फिर से यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पे मैं इजिप्ट के बारे में बात कर रहा था। टाइम है 4000 BC, मतलब कहीं ना कहीं 6000 ईयर्स अगो। ठीक है, उसके बाद क्या आता है सर, उसके बाद मैंने यहाँ पे बोल रहा है कि जो वेज का पेमेंट है वो लोग वहाँ पे क्लियर टैबलेट में वो लोग यहाँ पे रिकॉर्ड करते थे, और जो गोल्ड है, जो अदर वैल्यूबल आइटम्स है, उनका जो ट्रेजरीज है, उन फॉर दैट पर्पस ऑल्सो दे वेर अकाउंटिंग। वो जो पर्पस है, ये दो मेन पर्पस है, एक वेज और एक ट्रेजरीज। और जो ट्रेजरीज का जो प्रोसेस है वो कैसे होता है, यहाँ पे 3 बंदे हैं, 3 बंदे का अपना अपना एक काम है। तो इस तरह से इजिप्ट में चलता था 6000 साल पहले, या फिर 4000 BC। आई थिंक मैं इट्स बेटर टू टेल 4000, क्योंकि 6000 तो आप बहुत लोग यहाँ पे 6000 BC समझ लेंगे। 4000 BC के बारे में यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, धीरे धीरे चलूंगा। ठीक है, क्योंकि सबको यहाँ पे समझना है, माई ऑब्जेक्टिव इज कि सबको समझ में आना चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा बहुत धीरे चल रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है सर, यहाँ पे आपने बात कर लिया है सर। सर यहाँ पे और एक कंट्री, और एक यहाँ पे कंट्री है, मतलब यहाँ पे वो टाइम पे कंट्री था, पर इस टाइम पे यहाँ पे एक बेल्ट जैसा है। ठीक है, ये एग्जैक्टली वो कंट्री नहीं रहा है। मैं बात करने वाला हूँ बेबीलोनिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मैं गूगल मैप से लिया हूँ, सॉरी नॉट गूगल मैप, गूगल से मैं यहाँ पे, गूगल इमेजेस है वहां से मैं यहाँ पे, आप देख सकते हो कि ये जो रीजन है, ये जो मिडिल ईस्ट वाला जो मिडिल ईस्ट रीजन है, यहाँ पे आप यहाँ पे ये जो रीजन यहाँ पे है, जो किश करके लिखा है ना, बेबीलोन करके लिखा है, बस वही है। आई थिंक वो ईरान साइड आ रहा है यहाँ पे, जितना जहाँ तक मेरे को याद है ये ईरान साइड आता है ये। ठीक है, वो टाइम भी, तो बेबीलोन, तो यहाँ पे बेबीलोन, तो यहाँ पे दूसरा कंट्री आप बिल्कुल लिख सकते हो ऐसा, आपके बुक में भी वही लिखा है। तो आपका बेबी लोनिया, आई थिंक LONIA आएगा, बेबीलोनिया। ठीक है, तो बेबीलोनिया में क्या होता था कि वहाँ पे अकाउंटिंग क्यों हो रहा था, अकाउंटिंग इसलिए हो रहा था कि जो भी फ्रॉड की वजह से जो लॉसेस हुआ है, टू अनकवर द लॉसेस विच इज बीन कॉज्ड बाय द फ्रॉड, इसकी वजह से यहाँ वहाँ पे अकाउंटिंग का शुरुआत हुआ है। ठीक है, तो बेबीलोनिया ऐसा मतलब ये, इसको बेबीलोनिया आपको पता है। और एक जनरल जनरल नॉलेज की बात है, आपकी बुक में भी लिखा है, इज नथिंग बट सिटी ऑफ कॉमर्स। क्या बात कर रहे हैं सर, हाँ, तो ये जो बेबीलोनिया है ना भाई, ये सिटी ऑफ कॉमर्स भी बोलते हैं। और क्यों वहां पे अकाउंटिंग शुरू हुआ है, अकाउंटिंग इसलिए शुरू हुआ है क्योंकि जो फ्रॉड की वजह से जो लॉसेस हुआ है, ऑब्वियसली डिस्कवर तो करना पड़ेगा ना भाई, लॉसेस क्यों हुआ है। तो लॉसेस को यहाँ पे आइडेंटिफाई करने के लिए वो लोग यहाँ बेबीलोनिया में अकाउंटिंग का जो सिस्टम है वो स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पे पर अगर आप मेरे को पर्पस, देखिए आपके बुक में ऐसा कोई पर्पस नहीं, अगर आप पूरा बुक पढ़ोगे तभी आपको यहाँ पे मेरी अगर आप बुक खोलोगे, एक ईच एंड एवरी वर्ड में यहाँ पे कवर कर रहा हूँ भाई। यहाँ पे मेरा वो सिस्टम नहीं है कि मैं हर एक बुक में एक एक लाइन में पढ़ पढ़ के वो ट्रांसलेटर, भाई आई एम नॉट अ ट्रांसलेटर बॉस, आई एम नॉट अ ट्रांसलेटर। ठीक है, यहाँ पे वो थियोरी ऐसे नहीं पढ़ाना चाहिए कभी भी। मैं इतने सारे टीचर्स को मैं देखता हूँ, वो लोग यहाँ पे बुक खोल के मतलब एक एक लाइन पढ़ के वो लोग ट्रांसलेट करते हैं। भाई वी आर टीचर्स, वी आर नॉट ट्रांसलेटर्स। उन लोगों को फर्क, मतलब इतना फर्क होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे आपको मतलब आपको ऐसे पर्पस करके ऐसे लिखेगा नहीं, मैं आपको सिंप्लीफाई करने के लिए, आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे चैनलाइज करने के लिए मैं इस तरह से मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे पर्पस क्या है, टू अनकवर द लॉसेस कॉज्ड बाय फ्रॉड। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये दूसरा है, ये तो बस छोटा पॉइंट है। तो यहाँ पे 2 कंट्री हमने यहाँ पे कवर किया है,
चलो अभी हम कौन से कंट्री में, अभी हम जाएंगे ग्रीस में। ग्रीस वो इंडिया में आएगा, आपके बुक में जो भी ऑर्डर दिया है ना उसी ऑर्डर में हमें होगा। ठीक है, तो आपकी बुक में अभी ग्रीस के बारे में लिखा है, तो हम ग्रीस के बारे में हम बात करेंगे। जो ग्रीस है ना वो और इजिप्ट सेम है। जो पर्पस ऑफ अकाउंटिंग है जो ग्रीस का है वो इजिप्ट का है बॉस। तो यहाँ पे भी पर्पस यही है कि टू कीप ट्रैक ऑन ट्रेजरीज। पर इन लोगों का एकदम सिस्टमैटिक मैनर में भाई बोला है कि वो लोग किस तरह से वो लोग रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पे वो लोग क्या बोले कि भाई यहाँ पे हमारे एक ओपनिंग बैलेंस को भी मेंटेन करते हैं। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस है। उसके बाद ऑब्वियसली जो रिसीट्स है वो लोग यहाँ पे ऐड करते हैं कि नहीं, हाँ बिल्कुल ऐड करते हैं बॉस। उसके बाद जो भी हम लोगों का जो भी पेमेंट है वो लोग यहाँ पे वो लोग यहाँ पे भी इंक्लूड करते हैं। और क्लोजिंग बैलेंस सिंपल, देखिए ये आपका कैसा बोलो, आप कैश की तरह समझो। सपोज आपके पास यहाँ पे 100 रुपया था। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया कि मम्मी ने मेरे को 50 रुपया दिया है। ठीक है, फिर आपको मन हुआ कि नहीं मेरे को थोड़ा बहुत चिप्स खाना है, तो मैं यहाँ पे आप 20 रुपये का चिप्स खा लेते हो। आपको क्लोजिंग बैलेंस आपको यहाँ पे क्या आएगा, आपको यहाँ पे 130 क्लोजिंग बैलेंस। इसी प्रकार वो लोग यहाँ वहाँ पे मेंटेन करते थे। ये भी बहुत टाइम आपको यहाँ पे दिया नहीं है आपके बुक में, तो यहाँ पे मैं बोल नहीं सकता हूँ कि एग्जैक्टली आपके सिलेबस में वैसे पूछिएगा नहीं। जो भी आपकी बुक में जो भी इंफॉर्मेशन है मैं आपको यहाँ पे प्रेजेंट करके आपको यहाँ पे रिवीजन करवा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 3 कंट्री मैंने यहाँ पे डिस्कस के लिए, इजिप्ट, फिर मैंने बेबीलोनिया के बारे में बात किया, फिर मैंने यहाँ पे ग्रीस के बारे में बात किया है। इजिप्ट और ग्रीस यहाँ पे मिलता जुलता है। ठीक है, और एक आपका यहाँ पे जो बेबीलोनिया है वो एक हट का वहाँ पे दो आपको नॉलेज के मतलब 2 ही पॉइंट है। एक बेबीलोनिया को सिटी ऑफ कॉमर्स बोलते हैं, और वहाँ पे क्यों है मतलब टू अनकवर द लॉसेस विच इज बीन कॉज्ड बाय द फ्रॉड। अगर आपको फ्रॉड, अब बस आपको एक फ्रॉड का एक वर्ड आपको एक याद आ गया है तो आप सीधा बेबीलोनिया के साथ आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। और ट्रेजरीज के बारे में अगर आपको याद करना है कि ट्रेजरीज की वजह से आपको कौन से कंट्री में यहाँ पे स्टार्ट किया गया है, तो आप फर्स्ट इजिप्ट के बारे में लिखिए, फिर आप यहाँ पे ग्रीस के बारे में लिखिए। सो ग्रीस की हो गया, फिर यहाँ पे कौन सा नेक्स्ट कंट्री आप यहाँ पे बात करोगे। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट कंट्री है ना वो है अपना रोम। रोम रोम एक कंट्री नहीं है, एक सिटी है प्रेजेंटली। बट अगर मैं यहाँ पे वो टाइम यहाँ पे रोमन्स करके आपके बुक में लिखा है रोमन्स, तो कहीं ना कहीं रोमन्स। ठीक है, यहाँ पे मैं स्टार्ट, ठीक है रोमन्स यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। रोमन्स लोग, रोमन्स इज नथिंग बट जैसे हम इंडियंस जैसे रोमन्स लोग। ठीक है, रोमन्स लोग। तो यहाँ पे रोमन के लोग यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये जो रोमन के लोग है ना आज के प्रेजेंट के डेट आज के दिन पे हम जैसे हम बुक अकाउंटिंग जो हम करते हैं वो सेम पे एग्जैक्टली वो लोग वो टाइम पे करते थे। मतलब क्या करते थे, सब पहले आप खुल के बताए। वो टाइम है ना ये लोग ए बुक या फिर मेमोरेंडम बुक मेंटेन करते थे। तो डे बुक मेमोरेंडम बुक में मतलब एक ऐसा बुक है जो भी जितने भी ट्रांजैक्शन हुए, जितने भी पूरे दिन में जितने भी ट्रांजैक्शन हुए एक साथ एक ही बुक में वो लोग ठोक देते थे, मतलब रिकॉर्ड कर देते। ठीक है, एक ही दिन में जितने भी बिजनेस में एक दिन में जितना भी ट्रांजैक्शन हुआ है बिजनेस ने मतलब क्या है, परचेस किया है, सेल किया है, किसी को लोन दिया है, किसी से लोन लिया है, ये जो भी ट्रांजैक्शन है पर मतलब असेट खरीदा है, लाइबिलिटी चुकाया है, मतलब ये जो भी ट्रांजैक्शन है पूरे दिन में वो पूरा एक दिन में जितने भी ट्रांजैक्शन है एक ही बुक में वो लोग रिकॉर्ड करते थे। ओके सर, फिर
फिर यहाँ पे जो मंथली वो लोग लेजर पे पोस्ट करते हैं, तो जो रेस्पेक्टिव लेजर होते हैं, जैसे कि परचेज का जो रेस्पेक्टिव लेजर है, सेल्स का जो रेस्पेक्टिव लेजर है, जो असेट्स का जो भी आपका असेट्स मैंने खरीदा जैसे कि ऑफिस का फर्नीचर, तो वो जो फर्नीचर का जो अकाउंट है, जो लेजर है, वहां पे वो लोग पोस्ट करते थे ऑन द मंथली बेसिस। हाँ मंथली मतलब वो मंथली मतलब आपको कंफ्यूज मत हो जाना कि वो इजिप्ट का मंथली रिपोर्ट नहीं। हाँ पर ये मंथली मंथली आप याद रखना कि रोम में भी मंथली था, यहाँ भी मंथली है, तो थोड़ा बहुत यहाँ पे इंटरकनेक्शन आप बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मंथली मंथली बेसिस पे आप यहाँ पे मंथली बेसिस पे आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, मंथली बेसिस पे लेजर में पोस्ट करते थे ये लोग। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 4 कंट्री तक मैं यहाँ पे कवर किया हो। फर्स्ट मैंने इजिप्ट के बारे में बात किया हो, फिर मैंने बेबीलोनिया के बारे में बात किया हो, फिर मैंने ग्रीस के बारे में बात किया हो, फिर मैंने बात किया हो रोमन्स के बारे में। ठीक है, अभी हम बात करेंगे अपना भारत, इंडिया के बारे में बात करते हैं। हम्म सर इंडिया में अकाउंटिंग बताइए। चल इंडिया में जो है वो स्टार्ट हुआ है ऑल थैंक्स टू बॉस चंद्रगुप्ता, जो कि ग्रेट एम्परर है। ग्रेट एम्परर वहाँ पे जो अकाउंटिंग का जो असली स्टार्ट हुआ है वो टाइम से शुरू हुआ है। ठीक है, क्योंकि वो बिकॉज ऑफ हिम इतना एक्सपैंड हुआ है, भारत अखंड भारत पे पूरा रूल किया है वो बंदे ने, तो ऑब्वियसली इट इज नॉट इजी टू हैंडल सच अ ह्यूज कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए जो अगर अगर अकाउंटिंग वो इसलिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे आप बोल सकते हो कि स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इंडिया के बारे में बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो इंडिया है, हम्म, तो ये जो बात है यहाँ पे मैं 23 सेंचुरीज अगो, मतलब 080 मतलब क्या बोल सकते हैं 180 080 वो टाइम आप बात कर सकते हो। ठीक है, 00 पॉइंट वो टाइम के बारे में बात है ये। और मैंने क्या बोला है ऑल थैंक्स टू चंद्रगुप्ता। ठीक है, तो चंद्रगुप्ता का एक मिनिस्टर है जिसका नाम है कौटिल्य। हाँ ये आपका ये पहला नाम है जो आपको याद करना पड़ेगा, कौटिल्य। इंडियन नेम में याद करने में इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। एक दो नाम ही है जो आपको याद करना पड़ेगा पूरे अकाउंटेंसी में, तो आपको यहाँ पे इतना दिक्कत नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो कौटिल्य एक ये क्या है, ये एक मिनिस्टर था, ये मिनिस्टर था। तो ये बंदा क्या था, मिनिस्टर था। चंद्रगुप्ता किंगडम में ये बंदा मिनिस्टर था। ठीक है सर, ये मतलब ये जो बंदा है, ये जो बंदा है, ये जो है उन्होंने लिखा है एक बुक। हाँ इन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने लिखा है एक बुक। ये जो बुक है, एक मिनट दिखाई नहीं दे रहा है, हाँ अब दिख रहा है ना, हाँ। तो उन्होंने क्या लिखा है, एक बुक लिखा है। सर बुक का नाम क्या है, सर बुक का नाम है भाई अर्थशास्त्र। हाँ क्या बोला सर आपने, अर्थशास्त्र। अर्थ मतलब फिनेंस, शास्त्र मतलब आप बोल सकते हो बाइबल आज के टर्म्स में। शास्त्र मतलब आप बाइबल ही बोल दीजिए। तो पूरा तो ये बुक किसके बारे में, ठीक है आप मतलब ये फिनेंस का पूरा उसने एक बुक लिखा है ये बंदे ने, क्या बंदे का नाम क्या है, कौटिल्य। वो बंदा क्या था, वो मिनिस्टर था चंद्रगुप्ता किंगडम में। उन्होंने एक बुक लिखा है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। ये अभी ये अर्थशास्त्र मतलब ये वो बुक, व्हाट इज द बुक अबाउट, व्हाट इज दैट बुक अबाउट, दैट बुक इज अबाउट हाउ टू मेंटेन द अकाउंटिंग बुक। अकाउंटिंग बुक को कैसे प्रिपेयर मेंटेन किए कैसे किया जाता है ना, उसके बारे में ये बुक है। तो यहाँ पे जो अर्थशास्त्र है ना, तो बोलते हैं हाउ टू मेंटेन अकाउंटिंग बुक। ठीक है, हाउ टू मेंटेन अकाउंटिंग बुक, यहाँ पे अर्थशास्त्र इसके बारे में है।
ओके, तो यहाँ पे 23 सेंचुरीज अगो, तो यहाँ पे कौटिल्य करके एक बंदा था जो कि मिनिस्टर था चंद्रगुप्ता किंगडम का। उन्होंने एक बुक लिखा है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। ये अर्थशास्त्र इट इज नथिंग बट ऑल द अबाउट हाउ द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर टू बी केप्ट, हाउ हाउ टू मेंटेन, मतलब अगर मैं आपको एग्जैक्टली हाउ टू मेंटेन नहीं, अगर मैं एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड में बोलूँ, इट इज नथिंग बट हाउ अकाउंटिंग records are to be kept। अभी समझ में आया। तो भाई हमने 5 कंट्री में, अभी हमने यहाँ पे 5 कंट्री, आधे घंटे में 5 कंट्री के बारे में मैंने पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया है। तो फर्स्ट मैंने इजिप्ट के बारे में बात किया है, बेबीलोनिया के बारे में बात किया है, ग्रीस के बारे में बात किया है, रोमन के बारे में बात किया है, और मैंने यहाँ पे इंडिया के बारे में बात किया है। आई थिंक यहाँ पे जितना भी हमने इंफॉर्मेशन, हमने यहाँ पे जितना इंफॉर्मेशन हमने डिस्कस किया है, होप आपको यहाँ तक क्लियर है। अगर क्लियर नहीं है तो बस कमेंट कर सकते हो। जो भी आपके बुक में है, मैंने जितना भी इंफॉर्मेशन आपके बुक में प्रोवाइड किया गया है, मैंने वही इंफॉर्मेशन मैंने आपको यहाँ पे बताया है। आप एक बार रीड करोगे, आपको हूबहू आपको लगेगा हाँ, ये सर ने जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्रेजेंट किया है, लिखा है, वही इंफॉर्मेशन बुक में यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत यहाँ पे हमने हाफ पे टच कर लिया एवोल्यूशन में। ठीक है, अभी अभी जिस तरह से हम अकाउंटिंग करते हैं आज के बुक्स में, हालांकि मैंने बोला है रोमन की तरह है, पर वो मैंने हाफ ट्रूथ है, फुल ट्रूथ अभी मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे एक बंदा है, स्टार्ट करें, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अब तक जो जितना भी इंफॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड किया है, वो एक हाफ तक हमने कंप्लीट किया है। एक पे आई थिंक 1 पेज के ऊपर ही हमने कंप्लीट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक बंदा है जिसका नाम है रालुका पेसियोली। हाँ, ये थोड़ा अटपटा नाम है, थोड़ा, बस एक ही नाम है भाई। वो कौतिल्य तो याद हो जाएगा क्योंकि बीइंग एन इंडियन यू कैन रिमेम्बर इंडियन नेम। ठीक है, फ्रा लूका पेसियोली है। क्या नाम है? फ्रा लूका पेसियोली, FLP, फ्रा लूका। मतलब ये 4 बार 5 बार आप बोलते रहो, आपको रट, यू कैन इजिली रिमेम्बर, बिकॉज यहाँ पे मैं क्या डिकोड कर सकता हूँ। ठीक है, एक बंदा है जिसका नाम है फ्रा लूका पेसियोली। भाई ये बंदा क्या है फर्स्ट, भाई ये बंदा है कौन? हु द हेल इज ही, ऐसे बोलते हैं ना, हु इज ही। तो यहाँ पे एक ये बंदा है ना, मल्टी, क्या बोलते हैं सर, मल्टी टैलेंटेड। ओहो हो, क्या बात करें सर, हाँ ये बंदा मल्टी मल्टी टैलेंटेड मैथी मैथमेटिशियन, मल्टी टैलेंटेड मैथमेटिशियन है। और क्या है? फिलोसोफर है सर, फिलोसोफर, मतलब ज्ञान, भरपूर ज्ञान। फिलोसोफर का स्पेलिंग आई थिंक PHILOSOPH। ठीक है, ये बंदा किधर क्या है सर? फर्स्ट ऑफ ऑल नाम इतना अटपटा, बोला गया कि इज अ फिलोसोफर ऑफ वेनिस। ठीक है, तो ये मैथमेटिशियन है, फिलोसोफर है, जो कि वेनिस का है। वेनिस कहाँ पे आएगा, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। यूरोप साइड आता है। मैप्स, मैप्स ओपन नहीं करना था।
12 घंटे का फ्लाइट है। इटली, नॉर्दर्न इटली में बोला ना, यूरोप में आता है क्या इटली? नॉर्दर्न इटली, वेनिस बोलते हैं। प्रालु कहाँ, एक नाम भी ऐसा ही है। ठीक है, तो ये बंदा ठीक है सर, ये आपने मतलब अगर आप बोल रहे कि आज के तारीख में जिस तरह से हम अकाउंटिंग करते हैं, ऑल थैंक्स टू हिम, तो मतलब इन्होंने कोई ना कोई फिलोसोफर है, मैथमेटिशियन है, तो ऑब्वियसली इन्होंने भी कहीं ना कहीं बुक लिखा है। हाँ, अभी आपको समझ में आया, इन्होंने भी एक बुक लिखा है। इन्होंने बुक लिखा है रिगार्डिंग योर डबल एंट्री। आप जो एंट्री हम पास करते हैं, मतलब जैसे अगर जब फाइनल अकाउंट्स आप पढ़ोगे ना 12th में, डबल एंट्री, ऑल थैंक्स टू अकाउंटिंग, जो पूरा का पूरा जो अकाउंटिंग है वो डबल एंट्री से ही होता है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे फॉर एन एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, सपोज मेरे को असेट खरीदना है, तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पे असेट अकाउंट डेबिट टू कैश कर लूँगा ना। ये जो डबल एंट्री है, ये जो टाइप का एंट्री है, दिस पर्सन, दिस पर्सन हैज गिवन मी। तो यहाँ पे क्या है, एक मैंने बोला है, एक मल्टी टैलेंटेड मैथमेटिशियन है, फिलोसोफर है, उन्होंने इन्होंने भी बुक लिखा है ऑफ रिगार्डिंग दी डबल एंट्री। कब लिखा है? 1494 में लिखा है। 1494 में लिखा है डबल एंट्री। सोच, इतना पावरफुल बुक है कि आज आज 2024 है, आज अभी भी हम इसका बुक का रेफरेंस हम यूज़ करके हम अकाउंटिंग करते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि इतना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आज यहाँ पे मैंने बात किया है, आई थिंक ये पूरा का पूरा फेज़ 1 यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं। तो हमने कहाँ से शुरू किया? 6000 साल पहले, मतलब 4000 BC के बारे में हम बात किए। कहाँ पे? इजिप्ट के बारे में हम बात कर रहे थे। इजिप्ट से हम आए, आई थिंक इजिप्ट से हम यहाँ पे आए बेबीलोनिया, बेबीलोनिया से ग्रीस, ग्रीस से रोमन, रोमन से इंडिया, इंडिया के बाद हम वेनिस के बारे में, मतलब अबाउट अ पर्सन ये ज़्यादा है, दैट इज़ फ्रा लुका पेसियोली, जो कि वेनिस का बंदा है, जो मैथमेटिशियन है, फिलोसोफर है, जिन्होंने एक बुक लिखा है रिगार्डिंग योर डबल एंट्री 1494, 1494। तो आप ये जो आप कैसे याद कर सकते हैं? यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, देखिए कौन सा भी याद, 4 है, 4 नंबर आपको याद करना पड़ेगा। हर यहाँ पे आपको 2 डिजिट में आपको डिवाइड करना पड़ेगा। जो लास्ट डिजिट है यहाँ पे 44। जो 1 to 9 स्केल में कौन सा फर्स्ट नंबर आता है? 1। कौन सा लास्ट आता है? 9। तो आपको 1494 आप इस तरह से आप याद कर सकते हो। मैंने बस एक एग्जांपल दिया है, देख जितना हो सके मैं आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत टिप्स दे सकता हूँ भाई, आप कैसे याद कर सकते हैं। तो मैंने एकदम ऑर्डर वाइज में यहाँ पे बताया है कि आप कैसे याद कर सकते हैं। तो एकदम मैंने एक स्टोरी के तरह में बोला है कि देखिए इजिप्ट है, इजिप्ट में ऐसे ऐसे हुआ करता था। बेबीलोनिया के बारे में बात की है, ग्रीस के बारे में बात की है, रोमन के बारे में बात की है, इंडिया के बारे में बात की है। अभी हमने फ्रा लुका पेसियोले, जो कि एक बंदा है, उसके बारे में हम यहाँ पे बात किए हैं। ओके, चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं आपके सेकेंड फेज। सेकेंड फेज में हम बात कर लिए। देखिए यहाँ पे सेकेंड फेज मतलब ये बहुत रिसेंट टाइम है। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि लोग, आप अगर आप देखोगे कि लोग यहाँ पे कंपनियां बना रहे हैं, ठीक है। कंपनी बनाने का क्या ऑब्जेक्टिव है? देखिए लोग यहाँ पे कंपनी बना रहे कि नहीं बना रहे, आप बोलिए। ये जो कंपनी, अगर आपके जो बुक में जो टर्म यूज़ किया है उसको बोला गया है जॉइंट स्टॉक कंपनी। ऑब्जेक्टिव क्या है जॉइंट स्टॉक कंपनी का?
शेयर होल्डर्स अलग, बिजनेस अलग। शेयर होल्डर्स अलग, बिजनेस अलग, कंपनी अलग, शेयर होल्डर्स अलग। दोनों का कोई भी ऐसे एक नहीं है। मैं बोल नहीं रहा कि रिलेशन नहीं है, दोनों एक नहीं है। पर अगर आप प्रोप्राइटरी, पार्टनरशिप फर्म, अगर आप ऐसे बात करोगे तो वो दोनों एक ही है बॉस। ये मैं इनकम टैक्स पर्पस में भी बोल रहा हूँ। इनकम टैक्स पर्पस में भी कंपनी को अलग बताया गया है और शेयर होल्डर्स को अलग बताया गया है। कंपनीज एक्ट में भी लिखा है भाई, यहाँ पे जो शेयर होल्डर्स है, मैनेजमेंट है, वो अलग है और जो कंपनी है वो अलग है। दोनों एक कंसिडर नहीं किया जाता है। ठीक है, मैं आपको बोलता हूँ, ठीक है, इनकम टैक्स पर्पस में कैसे अलग होता है। एक ये बहुत ही फेमस कंपनी है रिलायंस लिमिटेड कंपनी। आपको, आप सब जानते हो कि ये जो चेयरमैन है अपना, मुकेश सर, मुकेश अंबानी, वो बंदा अलग है। और ये जो रिल है वो अलग है। कैसे अलग है? क्योंकि जो मुकेश सर का जो पैन है वो अलग है और रिलायंस कंपनी का जो पैन है वो अलग है। तो इसी इसी तरह यहाँ पे दोनों अलग है। मैं बोल रहा हूँ कि कंपनी पॉइंट ऑफ, मतलब यहाँ पे मैं इनकम टैक्स पर्पस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बोल रहा हूँ और कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बोल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं दोनों, मतलब दोनों अलग ही है। तो इसकी वजह से आपको लगता नहीं कि ये मतलब इतना अलग अलग है? डोंट यू थिंक यहाँ पे घोटाला मतलब फ्रॉड होने का चांसेस ज़्यादा होता है? तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं कि यहाँ पे थोड़ा बहुत ज़्यादा रेगुलेशन, इसलिए आप देखते हो ना कि कंपनीज के ऊपर इतना रेगुलेशन डाला गया है। सेबी का रेगुलेशन, मतलब अगर अब अगर कोई भी कंपनी है जो कि लिस्ट होता है, जो लिस्टेड कंपनीज है, मतलब आम भाषा में जो भी शेयर बाजार में, जो अगर आप कोई भी आप शेयर, सुबह सुबह अगर आप पूछ सकते हो अपने पेरेंट्स को जो शेयर मार्केट में बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होते हैं, वो लोग, अगर आप टीवी ऑन करोगे ना तो नीचे वो लोग, यहाँ पे कंपनी का नाम आता रहता है कि ये कंपनी है, ये लिस्टेड है। तो जो भी कंपनी का नाम है वो सब लिस्टेड शेयर्स होते हैं। उनके ऊपर बहुत ज़्यादा कंप्लायंसेस होते हैं, बहुत ज़्यादा झंझट वाला काम है। इट इज़ नॉट इजी टू फॉर्म अ कंपनी। कंपनी बनाने के लिए आपके, मतलब यू शुड हैव दैट मच नंबर ऑफ टर्नओवर्स, इतना कैपिटल होना चाहिए, तब जाके आप, यू विल बी, पीपल विल रिकग्नाइज यू। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से चलता है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली, यहाँ पे अगर कंपनी डिफरेंट है, शेयर होल्डर्स डिफरेंट है, कंप्लायंसेस इतना भर भर के यहाँ पे कंप्लायंसेस है। हर एक एक्ट में दे हैव टू फॉलो ईच एंड एवरी एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट, कंपनी जो कंपनीज एक्ट 2013 है, दे हैव टू फॉलो दैट। या फिर इफ देर इज अ फैक्ट्री, देन दे हैव टू फॉलो द फैक्ट्री एक्ट, लेबर एक्ट, सो मेनी एक्ट्स दे हैव टू फॉलो। कॉम्प्लाइंसेस इतना है, तो डोंट यू थिंक इट इज, अगर मैं फाइनेंशियल टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू बोलूँ, तो नो, डोंट यू थिंक दे हैव टू प्रिपेयर अ वेरी सिस्टमैटिक नेचर ऑफ अकाउंटिंग, मतलब अकाउंटिंग एकदम सिस्टमैटिक नेचर में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप ही बोले मेरे को, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एकदम दिल से, यहाँ पे हार्ट, हार्ट से यहाँ पे आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, स्टैट्यूटरी कंप्लायंस करने के पीछे ऑब्वियसली दे हैव टू प्रोवाइड बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दिस इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दिस इज बैलेंस शीट। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ दैट दे हैव टू, in order to comply with the statutory requirements, they have to give them जो ROC होता है, रजिस्टर ऑफ कंपनीज, उन लोगों को सबमिट करना पड़ता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, वो सब। ठीक है, और अगर मैं आगे चलता हूँ तो यहाँ पे जो सेकेंड फेज में और एक यहाँ पे यू नोटिस अनदर थिंग, दैट इज गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ये क्या होता है सर? देखिए, अकाउंटिंग में अगर मैं कुछ और लॉजिक लगा लूँ और मैं वो एंट्री डाल के मैं अपना खुद का बैलेंस शीट बना दूँ, आप अब देखिए मेरे को यहाँ पे मैं बिफोर गोइंग टू दैट, आई थिंक आई नीड टू गिव यू टू, आई थिंक आई नीड टू गिव एन एग्जांपल
ठीक है, दो बंदा है, दो बंदा है, ठीक है। दो बंदे ने यहाँ पे क्या किया है, देखिए दिस गाय ऑलवेज, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है ना, प्रॉफिट इंक्रीज, भर भर के प्रॉफिट दिखाना है। ये बंदे को टैक्स देना नहीं है तो हिज ऑब्जेक्टिव इज टू डिक्रीज टैक्स, ठीक है। अब टैक्स रिड्यूस करने के लिए प्रॉफिट रिड्यूस करना पड़ेगा, और ये बंदे को भर, उनको लोन चाहिए इसलिए वो भर भर के प्रॉफिट दिखा रहा है। तो यहाँ पे क्या करता है, मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली ऐसा होता था, भी होता होगा, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, ठीक है। आप यहाँ पे अ, अगर आप यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप जाओगे, आपको साइड में यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक दिखाई, तो दिल बी अ क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ पे उनके पीएनएल में क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू करने के लिए एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड है, इज नोन एज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू इन्वेंट्री, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू इन्वेंट्री। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन्वेंट्री टू नहीं होता, ऑब्वियसली इन ऑर्डर टू, आपको सिंपल से आपको बताता हूँ, जितना क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा है उतना आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, जितना आपका क्लोजिंग स्टॉक, ये प्रॉफिट एंड ये जो क्लोजिंग स्टॉक है, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर ये इन्वेंट्री है, ये इन्वेंट्री है, ये स्टॉक, ये आपका प्रॉफिट है, इन्वेंट्री बढ़ा स्टॉक बढ़ा, इन्वेंट्री घटा स्टॉक घटा, डायरेक्टली रिलेटेड, दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव होगा। आपको शॉर्ट में इतना बता सकता हूँ, ठीक है। तो जो क्लोजिंग स्टॉक है, अगर उसका कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है कि आपको किस तरह से मेजर करना है, तो इन ऑर्डर टू मिस हिज ऑब्जेक्टिव इज टू इंक्रीज प्रॉफिट, बिकॉज उनको लोन चाहिए, वर्किंग कैपिटल चाहिए, ठीक है। तो ही वांट्स टू इंक्रीज हिज क्लोजिंग स्टॉक, तो वो क्या करेगा, अपने ऑब्जेक्टिव फुलफिल करने के लिए वो अपना खुद का लॉजिक यूज करेगा, तो वो अपना क्लोजिंग स्टॉक जितना है वो उससे कहीं और ज़्यादा दिखा देगा। जहाँ तक ये महाशय का जो प्रॉब्लम है, जस्ट ये महाशय का, ये बंदे का क्या प्रॉब्लम है, ये बंदे का प्रॉब्लम है कि भाई उसको प्रॉफिट कम दिखाना है, तो आपको क्या लगता है वो क्लोजिंग स्टॉक कम दिखाएगा कि ज़्यादा दिखाएगा, वो कम दिखा देगा, ये जो अमाउंट है वो कम दिखा देगा। अगर ये स्टोर नहीं है तो लोग अपना खुद का लॉजिक यूज कर करके दे विल प्रिपेयर देयर ओन प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट, बैलेंस शीट सब टैली होगा, उसका कोई टेंशन नहीं है भाई। टैलिंग बैलेंस शीट इन प्रैक्टिकल लाइफ इज इट इज नॉट, इट इज जस्ट अ केक वॉक, कोई डिफिकल्ट काम नहीं है। प्रॉब्लम है कि वैल्यू, जो वैल्यू है वो करेक्ट है कि नहीं, वैल्यू पे प्रॉब्लम है, टैलिंग में प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब आजकल तो इतने सारे सॉफ्टवेयर है जैसे कि टैली है, सैप है, टैली तो होना ही है बैलेंस शीट, इट इज़ रिगार्डिंग द नंबर, नंबर करेक्ट है कि नहीं, उसकी वजह से तो सी लोग आते हैं जो कि वैल्यू करते, वैल्यूएस होते हैं जो वैल्यू करते हैं, करेक्ट है कि नहीं, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे चलता है काम। आपको यहाँ पे फ्रॉड सिखाने के लिए नहीं आया हो, मैं बस आपको एक एग्जांपल दिया हो, ठीक है, आपको करना नहीं है ये सब। हाँ, हम्म, ठीक है। तो इसकी वजह से आपको लगता नहीं कि एक जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, जो कि आपको वो यहाँ पे वो क्या प्रोवाइड करता है, वो आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करता है और कन्वेंशन प्रोवाइड करता है। सर ये कन्वेंशन होता क्या है, कन्वेंशन क्या होता है, कन्वेंशन इट इज नथिंग बट योर शर्तें, कंडीशंस, कंडीशंस बोलते हैं इसको, कन्वेंशन, आपको कन्वेंशन ही याद करना है, आपको कंडीशन याद नहीं करना है, आपको एज अ कन्वेंशन ही याद करना है, ठीक है।
बट आपको बस एक मतलब याद होना चाहिए कि ये कन्वेंशन है, कंडीशन है। अगर ऐसे ऐसे कंडीशन में आपका स्टॉक है तो ही आप इस तरह से वैल्यू कर सकते हैं। तो अर्थात आपको जैसा है वैसे ही वैल्यू करना चाहिए। उसको बोलते हैं कन्वेंशन, कंडीशन, कॉन्सेप्ट बताता है कि आपके कौन से टाइम पे आपको किस तरह से वैल्यू करना चाहिए, ये चीज़ वो चीज़, इस तरह से आपका चलता रहता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे गैप है। गैप क्या है? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जो कि कॉन्सेप्ट है या एंड इट प्रोवाइड्स व्हाट कन्वेंशंस। ठीक है, ये क्यों आए हैं? क्योंकि टू इंक्रीज यूनिफॉर्मिटी 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 एंड कंपेरेबिलिटी। हाँ, तो यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी बढ़ जाता है। कंपेरेबल, देखिए सपोज मेरे को ये दो कंपनी में स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, ये मिस्टर ए का है, ये मिस्टर बी का है। मैंने बोला ये बंदे का ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट इंक्रीज करना, बट सिंस दे हैव टू फॉलो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, डू यू थिंक वो अपना खुद का मनमानी कर सकता है? नहीं कर सकता है, बिकॉज ही हैज टू फॉलो दैट रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी। डू यू थिंक ही कैन फॉलो, ही कैन, वो अपना खुद का मनमानी कर सकता है? नहीं कर सकता है, बिकॉज इवन ही इज लायबल, ही इज ऑब्लिगेटेड टू फॉलो दैट पर्टिकुलर रूल्स। तो यहाँ पे इस तरह से चलता है। तो ये जो बंदा है ए एंड बी, ऑब्वियसली दे हैव टू फॉलो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि वो लोग यहाँ पे नहीं कर सकते, दे कैन नॉट चेंज एनीथिंग, मतलब यहाँ पे उनका मनमानी चलेगा ही नहीं। दे हैव टू, तो इसकी वजह से आपको लगता है नहीं कि हाँ अब मैं बोल सकता हूँ, तो आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी और कंपेरेटिबिलिटी यहाँ पे नजर आ सकता है, क्योंकि दोनों ही सेम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूज करके वो बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि अर्थात जो पूरा फिनेंशियल स्टेटमेंट का जो सेट है वो बनाया है। अगर वो सेम अकाउंटिंग, दोनों सेम बिजनेस में है, दोनों सेम या फिर सिमिलर बिजनेस में है और दोनों सेम ही अकाउंटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं, डोंट यू थिंक मैं कंपेयर कर सकता हूँ दोनों के बैलेंस शीट, दोनों के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उस हिसाब से मैं डिसीजन ले सकता हूँ कि नहीं? यस और नो? यस। डोंट यू थिंक यूनिफॉर्मिटी आ जाएगा? मतलब दे हैव टू फॉलो द सेम सेम प्रिंसिपल। तो ईयर बाय ईयर आज मैं चेक करूँ या फिर मैं 10 साल के बाद चेक करूँ, वही कंपनी में जो स्टॉक का जो वैल्यूएशन है वो एक ही प्रोसेस से हुआ है, एक ही मतलब एक ही प्रोसीजर लगा के या फिर एक ही कन्वेंशन, एक ही कॉन्सेप्ट लगा के वो वैल्यू आया है। तो डोंट यू थिंक एक यूनिफॉर्मिटी आया है? कोई मनमानी नहीं है कि मेरा मन चाहा तो मैं आज मैं ज्यादा स्टॉक दिखा दूंगा, मेरा मन बोल रहा है कि मेरे हिसाब से आज भी मेरे को कम दिखाना है स्टॉक तो मैं कम दिखा दूं, इस तरह से चलेगा नहीं। तो इसकी वजह से ये गैप आया है। गैप क्या है? एक कॉन्सेप्ट है, कन्वेंशन है। क्यों आया? क्योंकि यूनिफॉर्मिटी बढ़ाता है, कंपेरेटिबिलिटी बढ़ाता है, ये दो चीज बढ़ाता है, ये दो लोग। तो गैप है, गैप क्या है? कन्वेंशन है, कॉन्सेप्ट है, उसकी वजह से यूनिफॉर्मिटी और कंपेरेटिबिलिटी दोनों चीज बढ़ता है। होप दिस पॉइंट इज ऑल्सो क्लियर। हाँ, तो अभी हम यहाँ पे थर्ड फेज में बात करने वाले हैं। क्या बात कर रहे हैं सर? थर्ड फेज के बारे में आप बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए मेरे को और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देना है रिगार्डिंग योर गैप के बारे में। ये जो गैप है ना, इसको क्या यहाँ पे हम बोलते हैं इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी, जो कि फॉर्म हुआ है 29 जून 1973। मतलब इतना टाइम नहीं हुआ टेक्निकली, जितना टाइम से अकाउंटिंग का एवोल्यूशन चल रहा है ये तो इतना रिसेंट है ये। तो यहाँ पे दे हैव, तो यहाँ पे इंटरनेशनल अकाउंटिंग कमिटी है। कब फॉर्म हुआ है ये डेट आपको बिल्कुल याद करना पड़ेगा, 29 जून 1973 को। ठीक है, इन लोगों ने क्या किया सर? यहाँ पे वही मैं बोल रहा ना, कन्वेंशन या फिर आप कॉन्सेप्ट्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वो लोग यहाँ पे प्रोवाइड किए थे कि यू हैव टू फॉलो दिस स्टैंडर्ड, बेस्ड ऑन दिस स्टैंडर्ड्स ओनली यू हैव टू प्रिपेयर योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो इनिशियली
they issued 41 standard. How many? The 41 standards they have issued. फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दे थॉट ओके ये जो स्टैंडर्ड है उतना रेलेवेंट नहीं है, उसके बदले कोई नया स्टैंडर्ड आना चाहिए. तो व्हाट हैव दे विड्रॉ सम ऑफ द स्टैंडर्ड्स. आज के तारीख में देयर इज ओनली 61 स्टैंडर्ड. ओके, तो 36 स्टैंडर्ड सॉरी. तो पहले 41 स्टैंडर्ड्स थे. पहले कितने थे? 41 स्टैंडर्ड्स थे. कुछ विड्रॉ कर दिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अभी बस 36 है. तो ये आपको याद करना पड़ेगा. 2 बार 3 बार आप याद कर लीजिए. 2-3 बार ये इतना इतना पोर्शन आप देखते रहिए, आपको याद आ जाएगा. इनिशियली 41 स्टैंडर्ड्स, उसके बाद कुछ विड्रॉ करके अभी फिलहाल अभी 36 स्टैंडर्ड है. और दे हैव इशूड न्यू स्टैंडर्ड्स, जो कि बोलते हैं 17 स्टैंडर्ड्स जो है ना, ये नया 17 स्टैंडर्ड्स इशू किया. 36 + 17 है, ऐसा देखा जाए तो ये 17 स्टैंडर्ड्स को बोलते हैं IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स. ये जो स्टैंडर्ड्स है, तो ये दोनों में फ़र्क क्या है सर? नाम में फ़र्क है. रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स मतलब दिस, इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है रिगार्डिंग दी रिपोर्ट financial reporting, वो रिगार्डिंग ऑन डिस्क्लोजर्स, इज रिगार्डिंग द प्रेजेंटेशन. किस तरह से प्रेजेंट होना चाहिए एंड डिस्क्लोज होना चाहिए आपकी फिनेंशियल स्टेटमेंट्स. ट्रू एंड फेयर व्यू पे ज़्यादा ध्यान है. दोनों शायद ट्रू एंड फेयर व्यू पे ज़्यादा ध्यान है, बट हाउ टू प्रेजेंट, मतलब जो फॉर्मेट है, मतलब ये जो पर्टिकुलर आइटम में, ये बैलेंस शीट में, ये हेड के अंदर, ये सब हेड के अंदर, ये हेड, दिस इज द अप्रोप्रिएट टर्म्स में आना चाहिए. ये इतना इतना ये सब चीज़ आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा आपके बुक्स में. जैसे कि आपका कंटिंजेंट लायबिलिटी, जैसे हम फुट नोट में डिस्क्लोज करते हैं, वैसे कि फिनेंशियल स्टेटमेंट में बहुत सारे ऐसे आइटम्स है जो कि आपको फिनेंशियल स्टेटमेंट में ही डिस्क्लोज करना पड़ेगा. तो ये सब स्टैंडर्ड उस पर ज़्यादा प्रभाव डालते हैं, ज़्यादा फोकस्ड हो आप लोग. फिनेंशियल रिपोर्टिंग का ये मेनली फोकस्ड है. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बात, तो ये स्टैंडर्ड्स के बारे में क्या है सर? ये लोग मतलब ये लोग भी सब ये सब ऑलराउंडर है, ये सब स्टैंडर्ड्स ऑलराउंडर है. मेजरमेंट इन लोगों का ज़्यादा, मेरे हिसाब से ये सब मेजरमेंट पे ज़्यादा फोकस्ड है, मतलब वैल्यू पे ज़्यादा फोकस्ड है. ये लोग, ये जो स्टैंडर्ड्स है ज़्यादा मेजरमेंट पे ज़्यादा फोकस्ड है. बट अगर आप मेरे को फिनेंशियल रिपोर्टिंग के बारे में बात करें कि ये ज़्यादा प्रेजेंटेशन पूरा लिखना पड़ेगा, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर पे ज़्यादा फोकस्ड है. ठीक है, तो इस यहाँ पे मैंने भी कंप्लीट किया, तो यहाँ पे भी अपना जो सेकेंड फेज़ है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है. तो अभी हम, तो स्टार्टिंग से हम देखते हैं. स्टार्टिंग में पहले देखिए, अब हम इजिप्ट के बारे में बात की है. इजिप्ट के बाद हमने क्या बात की है? बेबीलोनिया के बारे में बात की है. फिर मैंने ग्रीस, रोमन्स, इंडिया, फ्रैब, क्या नाम है, फ्रालुका पेसियोली, जो कि मैथमेटिशियन है, और वो क्या है, फिलोसोफर है. डबल एंट्री का जो बुक है उन्होंने लिखा है, 1494 में लिखा है. वेनिलिस का बंदा है. ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे सेकेंड फेज में, जो कि जॉन स्टॉक कंपनी के बारे में बात किया है, कैप्स के बारे में बात किया है. 41 वो लोग इशू किए, अभी प्रेजेंटली 36 है. 17 न्यूली वो लोग IFRS उन लोग ने इशू किया है. आई थिंक इतना पॉइंट यहाँ पे सेकेंड फेज तक मैं कर सकता हूँ. अभी यहाँ पे थर्ड स्टेज, यहाँ पे थर्ड फेज के बारे में बात करता हूँ. थर्ड फेज में यहाँ पे क्या है, ये तो बस रिसेंट भाई अपना जो 20th सेंचुरी है. थर्ड फेज इज ऑल अबाउट 20th centuries. They are more about management account. They are more concerned about regarding management accounting. क्या बात कर रहे हैं? Yes, they are more concerned regarding the management accounting, क्योंकि they have to take
क्वालिटेटिव डिसीजन। देखिए आज का ज़माना, मतलब आज इफ यू सी कि वो टाइम इतना, मतलब आज के टाइम में आप देख लीजिए इतना कंपटीशन है, डोंट यू थिंक आपको क्विक डिसीजंस लेना पड़ेगा? आपको क्विक डिसीजंस लेना पड़ेगा कहीं ना कहीं, तो ऑब्वियसली मैनेजमेंट अकाउंटिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। मैनेजमेंट अकाउंटिंग आप सीख लोगे, थिंक 12th में, 12th के सिलेबस में है। जो आप रेशियो एनालिसिस सब करते हो वही अब आपके मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। तो यहाँ पे आपको, यहाँ पे क्वालिटेटिव डिसीजंस लेना पड़ेगा बेस्ड ऑन दी रेशियो, बेस्ड ऑन दी नंबर्स। आपको वो डिसीजन लेना पड़ेगा कि आपका जो नेक्स्ट मूव क्या होना चाहिए। तो इसकी वजह से यहाँ पे थर्ड फेज आया है। और जो लास्ट फेज है, लिखा तो नहीं है आपके बुक में लास्ट फेज, बट वही एक लास्ट फेज है, उसको बोलते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑब्वियसली मतलब यहाँ पे देखिए, आपको अगर आपको धंधा करना है उसका मतलब ये नहीं है कि आप एनवायरनमेंट का बैंड बजा दो, ठीक है। तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि अगर आप कितना हार्म कर रहे हो एक सोशली आप सोशल एनवायरनमेंट, कितना आप कॉस्ट अपने डाल रहे हो, तो उतना ही बेनिफिट आपको, आप डोंट यू थिंक आपको देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? तो यहाँ पे एक सोशल कॉस्ट और सोशल बेनिफिट का एक यहाँ पे एक बैलेंस आउट कर रहा है रिगार्डिंग दी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, जो कि सोशल कॉस्ट और सोशल बेनिफिट को यहाँ पे बैलेंस आउट करते चलते थे, ठीक है। तो इस तरह से आपका फर्स्ट पार्ट एंड हुआ है, मतलब फर्स्ट पार्ट चैप्टर 1 का जो फर्स्ट हाफ है रिगार्डिंग योर इवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग, यहाँ पे समाप्त किया है। पूरे 1 घंटा लगा है टू कंप्लीट दिस होल टॉपिक, बट मैंने स्लोली आराम से मैंने यहाँ पे डिस्कस किया हो, ठीक है। ब्रेक ले लीजिए 5 मिनट का, फिर हम रिज्यूम करते हैं रिगार्डिंग दी बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। ओके, थोड़ा बहुत सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको पसंद आए ये वीडियो, ठीक है। आपको हर वीक गारंटी आपको हर एक चैप्टर का वीडियो मिलता जाएगा, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक वीडियो देख लिया, क्योंकि आप स्कूल में भी पढ़ रहे हो, ठीक है। मेरे को पता है कि 11th का कोई भी बच्चा यहाँ पे कोई ट्यूशन लेने वाला नहीं है। मैं बोल रहा हूँ ये रिवीजन क्लास है, पर मेरे को लगता नहीं जितना मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उस तरह से ये किसी प्रकार का मेरे को रिवीजन वीडियो नहीं लग रहा है, ठीक है। हालांकि ये रिवीजन वीडियो है, बट इट इज़ मोस्ट ऑफ, मतलब थोड़ा फास्ट है, मतलब यहाँ पे रेगुलर क्लास और जो रिवीजन वीडियो उसके जो बीच का रास्ता है, मेरे को ये वीडियो मेरे हिसाब से लग रहा है। अगर आपको जो भी, आप जो भी फील करते हो आप बिल्कुल फ्रीली आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हो, आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, थोड़ा मैं भी पानी पी लेता हूँ, 1 घंटे से मैं बोल ही रहा हूँ, ठीक है। तो आप भी थोड़ा बहुत रेस्ट कर लीजिए 5 मिनट, फिर कंटिन्यू करते हैं। तो वेलकम बैक, कैसे हो? आई थिंक एवरीथिंग इज फाइन। अपने सब पानी सब जो भी कार्यक्रम करना था वो आपने कर लिया है, तो अभी आप शुरू कर सकते हैं। अभी हम अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में बात करने हैं। अभी ये जो सेकेंड पार्ट है ऑफ दिस चैप्टर नंबर 1, अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में बात कर सकते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे मैं बिजनेस ट्रांजैक्शन के बारे में बात करूँगा। जो फर्स्ट टर्म है वो बिजनेस ट्रांजैक्शन है। आपको क्या लगता है कि ये जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है, एक, आपको क्या लगता है कि ये जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है इसका क्या मतलब हो सकता है? बिजनेस ट्रांजैक्शन, business transaction, it is nothing but an economic activity. Obviously जो इकोनॉमिक और दोनों का एक ही कॉमन रूट है वो है फिनेंस। फिनेंस मीन्स मनी, इकोनॉमिक भी मनी है, बिजनेस ट्रांजैक्शन भी मनी है। तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि बिजनेस ट्रांजैक्शन इट इज़ नथिंग बट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्यों इकोनॉमिक एक्टिविटी है? क्योंकि मनी की वजह से, ठीक है।
ये इकोनॉमिक एक्टिविटी करने की वजह से उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है? कई की कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है। चेंजेस इन फिनेंशियल पोजीशन, ये कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी करने की वजह से बिजनेस का फिनेंशियल पोजीशन ही बदल जाता है। बिल्कुल। तो ये फिनेंशियल पोजीशन कौन से क्या क्या इफेक्ट कर सकता है? देखिए, बैलेंस शीट में बस तीन ही आइटम में कैपिटल है, असेट है, और एक होता है लाइबिलिटीज। तो ऑब्वियसली ये तीन चीज़ को ही अफेक्ट करेगा ये। तो ऑब्वियसली इट विल अफेक्ट योर असेट्स, इट विल अफेक्ट योर लाइबिलिटीज एंड योर कैपिटल। तो यहाँ पे कोई तो क्यों नहीं बनता है। तो ये इट इज़ नथिंग बट, ये आपको दो चीज़ आपको याद करना पड़ेगा। एक है कि वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, दूसरा वो इट विल रिजल्ट इन चेंजेस इन, मतलब इट विल चेंज, इट विल बी अ चेंज इन फिनेंशियल पोजीशन। ये दो चीज़ आपको याद करना पड़ेगा। ये जो फिनेंशियल पोजीशन है, तीन चीज़ में चेंजेस हो सकता है, एक असेट में, लाइबिलिटीज़ में, और एक कैपिटल में। ठीक है। ये जो और क्या है आपके बुक में? ठीक है, तो यहाँ पे जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है, आई थिंक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दिया है। इंटरनल, इंटरनल, ये इंटरनल मतलब ये जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है, इंटरनली भी हो सकता है, एक्सटर्नली भी हो सकता है। मतलब सर, एनीथिंग पेमेंट टू, वही 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 वही, हाँ, जो भी आपका जो पेमेंट है, आप किसको कर रहे हैं? शेयर होल्डर्स, कोई अंदर का बंदे को आप प्रोवाइड कर रहे हो इंफॉर्मेशन, पेमेंट। आई एम मेकिंग पेमेंट टू द शेयर होल्डर्स। अगर एक पार्टनरशिप फॉर्म है, तो एक आई एम मेकिंग पेमेंट टू द पार्टनर, तो ये भी हो जाएगा। ये भी तो इसको इंटरनल बोलते हैं। कोई बाहर वाले को पैसा नहीं दे रहे, कोई बाहर वाले के साथ ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे, अंदर ही अंदर ट्रांजैक्शन करे। अगर एक, तो देर इज़ अ कंपनी, एक एंटिटी है जिनका दो डिपार्टमेंट है, दिस इज डिपार्टमेंट वन, दिस इज डिपार्टमेंट टू। दो डिपार्टमेंट है, एक कंपनी है, उनका जो दो डिपार्टमेंट है, एक है डिपार्टमेंट वन, एक है डिपार्टमेंट टू। ठीक है। ये डिपार्टमेंट वन यहाँ पे कुछ गुड्स ट्रांसफ़र करता है और इसको पैसे देते हैं। हाँ, तो इसको बोलते हैं इंटरनल ट्रांजैक्शन। एक्सटर्नल मतलब, मैं बाहर से कोई अननोन, कोई बाहर से, मैं मतलब कोई भी बिजनेस का कोई मतलब ही इज़ नॉट, ही डजंट हैव एनी बिजनेस इंटरेस्ट, बिजनेस में कोई भागीदारी नहीं है। ठीक है। सपोज यहाँ पे, तो यहाँ पे एक कंपनी है, यहाँ पे एक कंपनी है, शेयर मैं यहाँ पे परचेस कर रहा हूँ फ्रॉम रिल। मेरा रिल का कोई भी रिश्ता नहीं है, ओनली मेयर, ही इज़ अ सप्लायर, आई एम अ परचेसर, बस उतना ही फ़र्क है। तो उसको यहाँ पे बिजनेस ट्रांजैक्शन बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों होता है। और जो जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है, मैं पहले ही बोला हो कि ये क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब ये पैसे के टर्म्स में बात करना चाहता है। तो मतलब जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है, इट हैज़ टू बी इन टर्म्स ऑफ मनी। जैसे कि ये मेरा, ये क्या है, ये गुड्स है। एक दिन अचानक मेरा आग लग गया, इट इज़ माई बैड लक कि आग लग गया है। गुड्स क्या है, पैसे के टर्म्स में हम तोल सकते हैं कि नहीं तोल सकते? तोल सकते हैं। आग लग गया, डिस्ट्रॉय हो गया गुड्स, तो डोंट यू थिंक ये मेरा नुकसान हो गया?
गुड्स का नुकसान हो गया है मेरा यहाँ पे, तो यहाँ पे इसी वजह से, तो ये जो लॉस है, लॉस ऑफ गुड्स, ये क्या मैं मनी के टर्म्स में, मनी के टर्म्स, मनी के टर्म्स में मैं यहाँ पे मेजर कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, आप बोलिए। मनी के टर्म्स में मैं मेजर कर सकता हूँ, मनी के टर्म्स में क्या मैं मेजर कर सकता हूँ, बिल्कुल मेजर कर सकता हूँ। मनी के टर्म्स में यहाँ पे मैंने मेजर किया, तो ये लॉस मेरे को दिखाना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। फिर यहाँ पे दूसरा आपको क्या एग्जांपल दे सकता हूँ बिजनेस ट्रांजैक्शन का। अभी हम लोग यहाँ पे बिजनेस ट्रांजैक्शन का नहीं, जो ऐसा ऐसा मतलब एक ऐसा मैं सिचुएशन बोल सकता हूँ जो आप मनी के टर्म्स में आप एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते। हम्म, आप सीरियल देखते हो इतना? चलो मैं आपको, फेमस सीरियल है सब टीवी का, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ठीक है, तारक मेहता का एक उल्टा चश्मा एक बहुत ही ज़्यादा फेमस सीरियल है। ठीक है, में से आप एक बागा करके, बागा भाई करके एक बंदा है, पूरा एक्सपीरियंस फुल विदाउट हिम गड़ा जो शॉप है, बार बार बंद क्यों हो रहा है मालूम। हम्म, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, ये जो बंदा है, ये पूरा का पूरा एक्सपीरियंस बंदा है, बागा भाई इज एक्सपीरियंस गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में, क्योंकि ही इज़ द ओनली पर्सन जो मैनेज करता है, थोड़ा मैनेज करता है, रिपेयरिंग सब करता है, डिलीवरी सब करता है। अगर ये बंदा चला गया, मतलब ही विल लिव गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ही विल जॉइन छेड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑब्वियसली बॉस, डोंट यू थिंक ये जो लॉस, जो ओनर है जेठालाल गड़ा, डोंट यू थिंक उनके लिए एक बहुत बड़ा लॉस है। बड़े बागा यहाँ से यहाँ जाने का, मतलब बागा नॉट बीइंग देयर इन गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, तो ये जो लॉस है वो मनी के टर्म्स में वो एक्सप्रेस कैसे कर सकता है, समझ रहे हैं आप? जी, बीइंग जो सैलरी पे कर रहे हो वो ठीक है, वो आप सेव कर रहे हो, पर उसकी वजह से जो जितना आपका काम चलता था, जिसकी जो एक्सपीरियंस, जो कस्टमर एक्सपीरियंस ये बंदा जो प्रोवाइड करता था कस्टमर्स को, इसकी वजह से लोग आते थे, मतलब इतना अच्छा कस्टमर एक्सपीरियंस देते थे, क्योंकि ये बंदा एक्सपीरियंस था, ही नोज कि जो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में जैसे हम प्रोवाइड करते हैं सर्विस, ऐसे प्रोवाइड करते हैं, इसलिए लोग कस्टमर आते थे वापस। अगर ये बंदा चला जाता है, कोई नया आदमी आपको एक नया आदमी को अपॉइंट करना पड़ेगा, आपको उसको वो एनवायरनमेंट में आपको यहाँ ट्रेन करना पड़ेगा, टाइम जाएगा, कस्टमर एक्सपीरियंस थोड़ा ख़राब हो सकता है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी होता है। तो आपको डोंट यू थिंक यहाँ पे इतना सारा चैलेंजेस आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ढूंढना पड़ेगा आदमी को, वो आदमी को अपॉइंट करना पड़ेगा, आपको भरोसा करना पड़ेगा वो आदमी के ऊपर। देर आर सो मेनी वेरियस फैक्टर्स, तो वो सब आप मनी के टर्म्स में आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। तो ये जो बिजनेस, ये भी एक प्रकार का बिजनेस ट्रांजैक्शन है, बट ये आप मनी के टर्म्स में आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो आप ये इसको आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। यू कैन नॉट रिकॉर्ड दिस टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन, बट यू कैन ऑब्वियसली रिकॉर्ड दिस टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन, बट यू कैन नॉट रिकॉर्ड दिस टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन। होप आई एम क्लियर। अच्छा चलो, हम्म, चलो अभी हम इवेंट के बारे में बात करते हैं। मेरे हिसाब से इतना बस है कि बिजनेस, मतलब ये इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट अगर आपको अपना अकाउंटेंसी स्ट्रॉन्ग करना है तो बस ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है। हिस्ट्री ठीक है, आपको याद नहीं है तो ओके, कोई बड़ी बात नहीं है, बट ये जो टर्म्स है अकाउंटिंग टर्म्स वो आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है।
अभी आगे इवेंट्स में क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस। तो यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस या फिर रिजल्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन, ठीक है। इट इज़ नथिंग बट कॉन्सिक्वेंसेस या फिर रिजल्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन। एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन है, उसका जो उसके ऊपर जो कॉन्सिक्वेंसेस है या उसके ऊपर जो रिजल्ट है। मतलब सर हमें समझा नहीं, आप क्या बोल रहे हैं मेरे को समझ में नहीं है, ट्रांजैक्शन का क्या रिजल्ट है। आप बोल रहे हैं यहाँ पे पोजीशन चेंज होगा, ये इसका और एक इलेबरेट वर्जन है इवेंट, ठीक है। इसका ही इलेबरेट वर्जन है बिजनेस ट्रांजैक्शन का। जो कॉन्सिक्वेंसेस का जो पार्ट है ना, ये इसका इलेबरेट वर्जन है, ठीक है। अब कौन सा, ठीक है, तो मैंने बोल रहा हूँ कि फॉर एन एग्जांपल आप परचेज करते हो, आप गुड परचेज करते हो, अब मानो कि सेल हुआ ही नहीं, तो जो आपने परचेज किया है वही आपका क्लोजिंग स्टॉक हो गया। करेक्ट और नॉट, करेक्ट और नॉट। जो आपने परचेज किया है गुड्स, आपका बिका ही नहीं, तो वही आपका क्लोजिंग स्टॉक हो गया है ना एट द एंड ऑफ द ईयर। तो ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ना, दैट इज इवेंट। आप जो ट्रांजैक्शन करते हो उसका जो कॉन्सिक्वेंसेस है, उसका जो रिजल्ट है, उसको हम इवेंट बोलते हैं। बस आपकी बुक में भी इतना ही डेफिनेशन है और प्रैक्टिकली उतना ही है। तो क्लोजिंग स्टॉक एक प्रकार का इवेंट है। आपको दूसरा एग्जांपल देता हूँ, प्रॉफिट का। प्रॉफिट भी एक इवेंट है, क्या बात करें। हाँ, तो मैंने यहाँ पे परचेज़ किया हो, ठीक है, 100 रुपीज़ में मैंने परचेज़ किया हो, मैंने सेल किया हो 150 में। मेरा जो जो खर्चा है बाकी सब अदर एक्सपेंसेस, वो मैं समझ रहा हूँ 20 का। ये जो प्रॉफिट है 30, ये जो 30 है, तो ये सब ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। मनी के टर्म्स में मैं ये कर सकता हूँ। तो ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है, ये भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है, ये भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है। ये कोई बिजनेस है, ये तो बाई प्रोडक्ट है। जो ट्रांजैक्शन का जो बाई प्रोडक्ट रहता है ना, उसको हम बोलते हैं इवेंट। तो इसको ही बोलते थे कॉन्सिक्वेंसेस या फिर रिजल्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पे ये तो बाई प्रोडक्ट है, तो इसको इवेंट बोलते हैं, ठीक है। तो आपका जो कैपिटल है वो भी आपका इवेंट है। कैसे सर? ठीक है, मैंने 100 रुपये का कैपिटल डाला, 100 रुपये का मेरा कैपिटल था, ये 30 रुपये का मैंने प्रॉफिट कमाया। 30 रुपये का जो प्रॉफिट है, डोंट यू थिंक मेरा कैपिटल इंक्रीज होगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो आपका जो कैपिटल है वो आपको कहीं ना कहीं 130 होगा। तो ये भी कैपिटल भी आपका बिजनेस ट्रांजैक्शन है। तो मैंने यहाँ पे कि क्लोजिंग स्टॉक के बारे में बोला, थोड़ा नीटली लिखता हूँ मैं। जैसे जैसे लेक्चर जा रहा है वैसे वैसे मेरा हैंड राइटिंग ख़राब हो रहा है, बाप रे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, मैंने यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक, मेरे रेगुलर क्लास में हैंड राइटिंग बहुत अच्छा आता था। पर मेरे रिवीजन में क्या है कि मेरे को जल्दी, मेरे को बिकॉज आई नीड टू सी योर टाइम ऑल्सो, तो मेरे को कहीं ना कहीं मेरे को जल्दी होता है कि आपको जितना हो सके उतना जल्दी मेरे को सिखाना पड़ेगा आपको, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक मैंने बोला हो, कैपिटल कंट्रीब्यूशन मैंने बोला हो, प्रॉफिट बोला हो, ठीक है। ये तीन चीज़ मैंने बोला। आपकी बुक में कोई है क्या? मैं एक बार देख लेता हूँ, क्योंकि मेरे को भी, आप सोच सकते हैं कि मैं इतना याद करके मैं आपको बोल रहा हूँ। हाँ चलो, और एक है कैश बैलेंस। कैश बैलेंस भी आपका ये एक प्रकार का इवेंट हो सकता है। देखिए यहाँ पे कैश, इनिशियली इट वाज फॉर एग्जांपल 100 है, ठीक है। कंट्रीब्यूशन कैफे ओपनिंग कैपिटल और 100 था, तो कैश भी 100 ही मैं मान रहा हूँ। आपको जो प्रॉफिट आएगा कैश के टर्म्स में आ जाएगा। ये जो क्लोजिंग कैश है 130 होगा। अगर आप ये दोनों कैसे सेम है, ऑब्वियसली असेट और लाइबिलिटी दोनों सेम ही होना चाहिए ना।
अच्छा सर, समझ गया। हम्म एग्जाम्पल दे रहा हूँ ये सब, ठीक है, अब इतना एकदम सीरियसली मत ले लेना। हाँ बट ये चार चीज़ आपका इवेंट है। क्लोजिंग स्टॉक, कैपिटल कंट्रीब्यूशन, प्रॉफिट एंड कैश बैलेंस, तीन सी है। देखिए C3P आप याद कर सकते हो, कैपिटल कंट्रीब्यूशन, कैश बैलेंस, क्लोजिंग स्टॉक, प्रॉफिट। हाँ सर, ठीक है, तो इतना आप याद कर सकते हो। और क्या है, चलो हाँ चलो अभी हमको वाउचर्स के बारे में बात करना। मैंने वाउचर मैंने यहाँ पे वो सर्च किया था। हम्म, इस तरह से वाउचर होता है। आप जो देख रहे हो वाउचर इस तरह से होता है भाई, वॉस वाउचर। वाउचर में ही आप यहाँ पे नाम लिखते हो, एड्रेस लिखते हो, डेबिट करना है, क्रेडिट करना है। यहाँ पे सब, तो यहाँ पे इट इज़ नॉट वाउचर क्या है, एक डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, वाउचर क्या है, एक पर्टिकुलर का डॉक्यूमेंट होता है। आ, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप सिग्नेचर आप देख सकते हो, यहाँ पे सिग्नेचर होता है। आप यहाँ पे पास्ट बाय, प्रीपेड बाय, यहाँ पे आप देख सकते हो प्रीपेड बाय, पास्ट बाय, यहाँ पे रुपीस, कैश कैसा डेबिट करना है, क्रेडिट करना है, वाउचर नंबर, फाइल नंबर, डेट, सब इन्फॉर्मेशन ये वाउचर है। ठीक है, यहाँ पे कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं होता है, क्योंकि हर एक बिजनेस अलग अलग प्रिंटिंग प्रेस वाले को दे देते हैं। यहाँ पे किसी कोई फिक्स फॉर्मेट होता नहीं है, किसी को भी दे सकते हैं, कोई भी फॉर्मेट नहीं, बट जनरल जो जनरल फॉर्मेट है ऐसा ही होता है। ठीक है, आ, अगर आपका यहाँ पे बुक में जो डेफिनेशन है एग्जैक्टली वाउचर का, मैं आपको ये वो रीड करता हूँ। अ वाउचर इज अ डॉक्यूमेंट विच प्रोवाइड्स द ऑथराइजेशन टू पे। ये जो वाउचर है, डोंट यू थिंक यहाँ पे एक बंदा ऑथराइज करेगा, यहाँ पे वो ऑथराइज करेगा, सिग्नेचर करेगा, हाँ ये पेमेंट वाकई ही बिजनेस एंटिटी का ही है, तो यहाँ पे फ्रॉड होने का कम हो जाएगा ना। अगर ये वाउचर ही ना रहा, दे धनाधन ऐसे एक्सपेंसेस डालते रहोगे, काम कैसे चलेगा बॉस। तो यहाँ पे क्या है, ये एक डॉक्यूमेंट है जो कि ऑथराइज करेगा कि ये जो ऑथराइज करेगा एक पर्टिकुलर बिजनेस ट्रांजैक्शन को, ठीक है, जो कि रिकॉर्ड कर, कि अल्टीमेटली ये जो अमाउंट है वो अल्टीमेटली आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिफ्लेक्ट होने वाला है। हर एक ट्रांजैक्शन पे हर एक वाउचर आपको आपको इशू करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे स्पेसिफिकली आप देख सकते हैं कि डेबिट करना है या फिर क्रेडिट करना है। डेबिट करना है, क्रेडिट करना है, वही लिखा है, इट स्पेसिफाइज द अकाउंट्स टू बी डेबिटेड और क्रेडिटेड। क्या आप देख सकते हो यहाँ पे डेबिट करना है या फिर क्रेडिट करना है। ठीक है, द फॉर्म ऑफ वाउचर वेरीज फ्रॉम द फर्म टू फर्म। वही मैं बोल रहा हूँ, कोई भी फिक्स फॉर्मेट नहीं है वाउचर का, क्योंकि वो फॉर्म टू फॉर्म डिपेंड होता है, क्योंकि हर एक डिफरेंट प्रिंटिंग प्रेस वाले को प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो बस यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट है जो कि ऑथराइज करेगा एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन और स्पेसिफाई करेगा कि उनको डेबिट करना है या फिर क्रेडिट करना है। चलो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। अगर आप मेरे को वाउचर के बारे में बात करोगे, तो ये क्या एक डॉक्यूमेंट है जो कि ऑथराइज करेगा एक पर्टिकुलर बिजनेस ट्रांजैक्शन को, स्पेसिफाई करना पड़ेगा डेबिट, क्रेडिट, डेबिट या क्रेडिट, वो जो आपको स्पेसिफाई तो करना ही पड़ेगा यहाँ पे। और कोई भी फिक्स फॉर्मेट नहीं है, ठीक है।
हम्म, इसके वो अभी यहाँ पे ये तो वाउचर के बारे में मैंने बात किया। कैपिटल, अभी आपका जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टर्म है वो है आपका कैपिटल। कैपिटल इट इज़ नथिंग बट द अमाउंट विच इज़ बिन इन्वेस्टेड बाय द बिजनेस ओनर या फिर प्रोप्राइटर इन अदर टर्म्स, इसको कैपिटल बोलते हैं। ठीक है। हम्म, ये जो कैपिटल है पूरा का पूरा रोकड़ा भी देख सकता हूँ, कैश में हो सकता है, गुड्स में हो सकता है, या फिर कोई असेट के टर्म पे भी मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ। सपोज यहाँ पे तीन दोस्त हैं, इसके पास पैसा है, ये बंदे के पास प्रॉपर्टी है, ये बंदे के पास गुड्स है। अगर इसको ये भी, इसके पास मुझे रोकड़ा है, इसके पास पूरी प्रॉपर्टी है, गुड्स है, अगर मेरे को बिजनेस करना है आई रिक्वायर ऑल द थ्री थिंग्स, मेरे को सारा का सारा तीन चीज़ चाहिए कि नहीं चाहिए। तो ये इसके पास कैश है, तो वो कैश खर्च करके वो प्रॉपर्टी लेगा, तो ये रिड्यूस हो जाएगा। तो एक एक बंदे के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा आ जाएगा, तो ये लोग क्या करते हैं पार्टनरशिप में आके, भाई मेरे पास कैश है, तेरे पास प्रॉपर्टी है, तेरे पास गुड्स है, पार्टनरशिप करके वे लोग दे विल कॉन्ट्रीब्यूट टू द फर्म, ये सब फर्म को दे देते हैं और फर्म के नाम पे वो लोग बिजनेस कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से चलता है आपका कैपिटल। अगर मैं आपके बुक में बोलता हूँ इट रिफर्स टू द अमाउंट विच इज़ बीन इन्वेस्टेड बाय द प्रोपराइटर, मतलब या आपके बिजनेस ओनर्स इन अ बिजनेस एंटरप्राइज, अमाउंट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ कैश, गुड्स, गुड्स या फिर असेट्स, असेट्स मतलब मैंने बस एग्जांपल दिया ओके, प्रॉपर्टी। ठीक है। और ये जो भी कंट्रीब्यूशन किया गया है, ये जो भी कंट्रीब्यूशन किया है बाय दिस ABC फॉर्म के लिए, ये लाइबिलिटी है। हाँ, इसलिए आप यहाँ पे अगर आप बैलेंस शीट देखते हो असेट्स में, आपको यहाँ पे कैपिटल भी नज़र आ जाएगा, जो एक्सटर्नल लाइबिलिटी है वो भी यहाँ पे नज़र आ जाएगा। हाँ, तो आपको यहाँ पे असेट्स भी नज़र आ जाएगा, कैपिटल और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ भी आपको नज़र आ जाएगा। अच्छा, तो इसको बोलते हैं इंटरनल लाइबिलिटी। और जो बाहर वाले से भी जो भी पेमेंट करना बाकी है, हुम यू ओ, ठीक है, हुम द फर्म ओस, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल लाइबिलिटी। अच्छा। हम्म। हम्म, और यहाँ पे क्या लिखा है, कैपिटल इज द अमाउंट विच हेल्प्स फॉर विच गुड्स एंड असेट्स ऑफ परचेज। ठीक है, चलो यहाँ पे आपको कैपिटल का एक फॉर्मूला दिया गया है जो कि बहुत ही ज़्यादा होता है, इम्पोर्टेंट है। असेट्स मतलब सारे के सारे ऑल असेट्स माइनस, आपको दिखाता हूँ। ये आपका असेट्स है, सॉरी मैं थोड़ा, ये आपका असेट्स है, ये आपका लाइबिलिटीज़ है। ठीक है, ये आपका असेट है, ये आपका लाइबिलिटी है, ये आपका असेट्स है। आपको यहाँ पे कैपिटल भी दिखा जाएगा, थोड़ा बहुत यहाँ पे लाइबिलिटी आ जाएगा, असेट्स में पूरा असेट्स है। कैपिटल आपको चाहिए तो ऑब्वियसली आपको ये पोर्शन आपको ये ऐड करना पड़ेगा, ये आपको माइनस करना पड़ेगा, तब जाके आपको ये आपको भाग मिल जाएगा। सिंपल। हम्म, यहाँ पे तीन मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है। हम्म, तो आई थिंक इतना आपको याद करना पड़ेगा रिगार्डिंग योर कैपिटल। आई थिंक इतना 1.5 आवर्स हुआ है,
आई थिंक इसका और एक पार्ट 2 में कर लूँगा रिवीजन। अभी अपन इतना एंड कर लेंगे, कैपिटल तक में यहाँ पे समझाया वो कि रात को 11 o'clock हो गया है, 11:10 हुआ है, तो मैं भी थोड़ा बहुत एग्जॉस्ट फील कर रहा हूँ। कल मैं रिकॉर्ड करके मैं अभी अपलोड करने वाला हूँ यूट्यूब में, आज ही अपलोड कर लूँगा। 10th of June मंडे को आज है, मैं आज ही अभी के अभी मैं अपलोड कर लेता हूँ, जैसा है वैसे ही अपलोड करें अपने रॉ फॉर्म में। मेरे को कोई एडिटिंग बेटिंग नहीं तो अगर कि आई नीड, बिकॉज आई वांट टू शो कि मैं बहुत ही ज़्यादा नेचुरल हूँ, मेरे को इससे ज़्यादा शो, आई डोंट वांट टू शो ऑफ कि मैं देख इतना अच्छा एडिटिंग वीडियो, कंटेंट में दम होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। जो मेरे को लगा मैं वो आपको क्लियर कम्युनिकेशन रहना चाहिए कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे मैं आई एम साइनिंग ऑफ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो वीडियो है आपको पसंद आया है और आगे आपको पसंद ही होना चाहिए। मतलब मेरे हिसाब से आपको इतना डिटेल कोई भी रिवीजन वीडियो मैं तो अब तक देखा नहीं हो, ठीक है, कहीं पे कि इतना डिटेली कोई आपको समझा रहा है। अगर आपको कोई भी फीडबैक है कि नहीं सर आप थोड़ा इसमें आप थोड़ा ज़्यादा फोकस कीजिए या फिर इसमें आप थोड़ा कम ध्यान दीजिए, आप थोड़ा और ज़्यादा क्लियर बोलिए, जो भी आपका जो भी फीडबैक है आप मेरे को बिल्कुल प्रोवाइड कर सकते हो। मैं ट्राई करूँगा, मैं उतना इम्प्रोवाइज़ करूँगा। एक तो मेरे को मालूम है हैंड राइटिंग का कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत क्वेरीज तो आ सकता है, बट उसके अलावा भी अगर कोई भी क्वेरीज है तो आप मेरे को प्रोवाइड कर सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू इम्प्रूव इट, ठीक है। मैं बस रिवीजन वीडियोस में थोड़ा बहुत हैंड राइटिंग खराब होगा क्योंकि बिकॉज मेरा जो एम है आई नीड टू राइट फास्ट, क्योंकि आई नो बिकॉज आपका टाइम भी बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल है और मेरा भी, ठीक है। सो आई नीड टू बी इन दैट सेंस। ओके, चलो अभी मैं साइन ऑफ करता हूँ। कल मैं जो रिमेनिंग पार्ट है मैं वो रिकॉर्ड करके मैं ज़रूर अपलोड कर लूँगा, ये वीडियो मैं अभी अपलोड कर लूँगा, ठीक है। ओके, तो गुड नाइट। अब आप आराम से सो जाइए। अगर आप सुबह देख रहे हो ये वीडियो तो आप पढ़िए, फिर से ये रिवीजन कर लीजिए। कोई भी रिवीजन मतलब कोई भी आपको टेंशन होने की बात, कोई भी टेंशन लेने की बात ही नहीं है, आराम से पढ़ो, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। चलो साइनिंग ऑफ।